हेलो एवरीवन, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक्स के सायर पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे एक डिप ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन पीआरबी जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन पीआरबी क्या होता है? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन्स। तो आप देखेंगे आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स जो ट्यूमर को सप्रेस करता रहता है, पीआरबी प्रोटीन्स क्या होती है और इसके नेचर्स क्या होते हैं, किस क्रोमोसोम नंबर पे पाया जाता रहता है, और देखेंगे कि स्पोरेडिक टाइप का पीआरबी रेटिना कैंसर्स क्या रिलेटेड होता है और फैमिलियर रेटिना कैंसर्स क्या होते रहते हैं। साथ साथ हम जानेंगे कि वायरस का क्या रोल है इस जीन के म्यूटेशंस में और इससे होने वाली कौन कौन सी कैंसर हो सकते हैं इस प्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीआरबी जीन्स। पीआरबी जीन्स, सबसे पहले हमको ये जानना है कि यह पीआरबी जीन्स क्या है। अगर मैं बात करूं तो हमें ये जानना है पीआरबी क्या है। इसे कहते हैं गवर्नर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको जानना है। गवर्नर ऑफ सेल साइकिल, देखो यह सेल साइकिल का गवर्नर कहलाता है। इसका मतलब क्या? गवर्नर का मतलब जो कंट्रोल करता है, सेल साइकिल के को कंट्रोल करने वाला एक गवर्नर की तरह यह प्रोटीन काम करता रहता है। ट्यूमर सप्रेसर्स प्रोटीन के रूप में जाना जाता है पीआरबी जीन्स। और यहां हम जानेंगे इसका नेचर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसमें म्यूटेशंस किस तरह का होता है। तो एक एक करके हम जानेंगे और सारी बातों। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें, जब हम पीआरबी जीन्स, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और इसकी नेचर की मैं बात करूं, तो जैसा कि आपको पता है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन की तरह काम करता रहता है। अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशंस हो जाए, इस पीआरबी जीन्स के अंदर यदि म्यूटेशंस हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह रेटिना का कैंसर होने की संभावना है। तो रेटिना का कैंसर होने की संभावना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यह एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, यानी ट्यूमर के फॉर्मेशन को रोकता है। तो अगर इसके अंदर म्यूटेशंस होगा तो रेटिना का कैंसर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए लिखा क्या है, कंट्रोल सेल साइकिल प्रोग्रेस, चेक अनकंट्रोल सेल डिविजन्स एंड प्रोलिफरेशन। चूंकि पीआरबी जीन्स या पीआरबी प्रोटीन जो आपका है, यह क्या है? एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। तो यह क्या करता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन को, प्रोलिफरेशन को, सेल के प्रोग्रेस को चेक करता है कि कहीं अनकंट्रोल सेल डिवीजन तो नहीं हो रहा है। तो यह क्या करता है? अगर नॉर्मल ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो सेल साइकिल के प्रोग्रेस को चेक करता रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो एक केस हमको देखने को मिलता है, रेटिना का कैंसर हो जाता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो पीआरबी, मैंने आपको बताया कि पीआरबी एज ए ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन की तरह काम करता रहता है। म्यूटेशन अगर इसके अंदर हो जाए तो ये कौन सा कैंसर कॉज करता है? रेटिना का कैंसर, ये बात ध्यान रखना है। और यह किस क्रोमोसोम नंबर पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 13 पे होता है। तो हमें प्रॉपर्टी के अंदर इसको देखना है। अब आपके सीएसआईआर में और सारे एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछता रहता है कि लॉस ऑफ फंक्शन, अगर इसके अंदर म्यूटेशंस हो रहा है पीआरबी जीन के अंदर तो वह किस तरह का म्यूटेशन है? यह अपने फंक्शन को खो देता है या फंक्शन को प्राप्त कर लेता है? तो पीआरबी जीन, पीआरबी प्रोटीन जो है एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। अगर यह ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है तो यह ट्यूमर को रोकेगा और जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो यह अपने फंक्शन को खो देता है, इसलिए इसमें कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो याद रखिएगा, पीआरबी जीन्स के अंदर म्यूटेशन के बाद लॉस ऑफ फंक्शन, अपने फंक्शन को खो देता है और रेटिना को कैंसर को रोकने में असक्षम हो जाता है, रोक नहीं पाता और रेटिना कैंसर हो जाता रहता है। इसमें म्यूटेशन जो होता है, टू हिट म्यूटेशंस। टू हिट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। सिंगल हिट म्यूटेशन और टू हिट म्यूटेशन, जब क्रोमोसोम के ऊपर
एलिल्स जो होते हैं अगर सिंगल आर्म में म्यूटेशन करते हैं तो उसे सिंगल हिट म्यूटेशन कहते हैं। अगर दोनों आर्म में दोनों एलिल को म्यूटेट कर दें तो टू हिट म्यूटेशन कहलाता है। टू हिट म्यूटेशन का मतलब क्या है कि रेटिनोब्लास्टोमा का जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उस पर जो दोनों एलिल पाए जाते हैं, दोनों एलिल के अंदर म्यूटेशन कर देंगे तब यह काम करना बंद कर देगा, और ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन और जीन काम करना बंद कर देगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? रेटिना का कैंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, टू हिट म्यूटेशन यहाँ होता है, दोनों एलिल में म्यूटेशन होता है। इसे कहते हैं रिसेसिव म्यूटेशन भी कहते हैं। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है। रिसेसिव म्यूटेशन का मतलब यह होता है कि पीआरबी जीन्स के अंदर अगर सिंगल हिट म्यूटेशन एक एलिल में म्यूटेशन करते हैं तब भी पीआरबी जीन्स फंक्शनल रहता है और रेटिना के कैंसर को रोकता है। लेकिन जब दोनों एलिल के अंदर म्यूटेशन काम कर देते हैं तो यह पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और रेटिना के कैंसर होने की संभावना होती है। ऐसे टाइम में तो जब दोनों आर्म म्यूटेशंस किया जाता है तो उसे कहा जाता है रिसेसिव म्यूटेशंस। रिसेसिव म्यूटेशंस डोमिनेंट म्यूटेशन और रिसेसिव म्यूटेशन। तो डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब अगर सिंगल आर्म में म्यूटेशन करते और पीआरबी काम करना बंद कर देता, वन हिट म्यूटेशन करते पीआरबी काम करना बंद कर देता, तो हम कहते हैं ये डोमिनेंट म्यूटेशन है। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों आर्म में म्यूटेशन करना पड़ता है, दोनों एलिल को म्यूटेट करना पड़ता है, इसीलिए चूंकि हमको रिसेसिव म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन कॉजेज रेटिना कैंसर। म्यूटेशन किसके अंदर? अगर पीआरबी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जा रहा है तो रेटिना का कैंसर होने की संभावना। अब दो टर्म यहां जुड़ा हुआ है, एक आपका जुड़ा हुआ है स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है और स्पोरेडिक डिजीज और फैमिलियर डिजीज ऑफ रेटिना। यहां दोनों को समझना है। स्पोरेडिक डिजीज का मतलब क्या? रेटिना का कैंसर नॉन इनहेरिटेड है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, नॉन इनहेरिटेड। होता है। और फैमिलियल डिजीज ऑफ रेटिना का मतलब क्या? कि जब वह इनहेरिटेड हो, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर हो, उसे कहते हैं फैमिलियल डिजीज ऑफ द रेटिना। तो ये ध्यान रखिएगा, यह दोनों केस क्या होता है इसको भी हम आगे एक एक करके देखेंगे। ये सारी पॉइंट्स आपको समझना है, एक एक करके हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूटेशन इन पीआरबी जीन्स। जो मैंने बातें वहां की है, वहां ने हमने एक ड्राफ्टिंग के अंदर वो सारी संभावनाएं जो क्वेश्चन बनने की उनकी बात किया। अब एक एक बात को हम लोग डिटेल से समझते हैं। ओके, तो देखेंगे म्यूटेशन अगर पीआरबी जीन्स की मैं बात करूं तो मैंने बताया कि यहाँ कुछ टर्म्स को हमको जानना है। लॉस ऑफ फंक्शंस क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। रिसेसिव म्यूटेशंस क्या होता है, टू हिट म्यूटेशंस क्या होता है, ये बार बार पूछता रहता है CSIR में, गेट में, हर एग्जाम्स में पूछता रहता है। तो आपको अच्छी तरीके से जानना है, CMAR DBT सब में पूछता रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पीआरबी जीन के अंदर, पीआरबी जीन्स के अंदर ये चीज क्या होती है। यहां पे देखिए पीआरबी एक नॉर्मल पीआरबी जीन है, नॉर्मल पीआरबी जीन्स का। इसके अंदर सिंगल हिट म्यूटेशंस किया गया एक आर्म में। मैंने कहा ये दो क्रोमोसोम है और इनकी दोनों आर्म के अंदर देखिए सिंगल हिट म्यूटेशन, एक एलील के अंदर म्यूटेशन हमने किया। सिंगल हिट म्यूटेशन का मतलब क्या? एक एलील के अंदर म्यूटेशन किया। और सिंगल, यहां पे हम देख रहे हैं सिंगल हिट म्यूटेशंस किया, वन एलील म्यूटेशंस किया, इसके बाद भी पीआरबी जीन एक्टिव है, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव है और वह रेटिना कैंसर को रोक रहा है, रेटिना के कैंसर को रोक रहा है। लेकिन जब टू हिट म्यूटेशंस किया, टू हिट म्यूटेशन, दोनों आर बोथ एलिल्स म्यूटेशन, दोनों एलिल में म्यूटेशंस कर दिया, उस समय रेटिना जीन्स क्या हो जाता है? नॉन फंक्शनल हो जाता है, नॉन फंक्शनल। पीआरबी जीन्स
जब दोनों आर्म के अंदर म्यूटेशंस किया जाता है, दोनों एलील में म्यूटेशंस कर दिया जाता है, तो पीआरबी जीन्स जो होता है वह इनएक्टिव हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में रेटिना का कैंसर होने की संभावना रहती है, रेटिना का कैंसर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 1 हिट म्यूटेशन और 2 हिट म्यूटेशन को समझा। तो याद रखिएगा, पीआरबी जीन्स के अंदर जब उसको इनएक्टिव करना होता है, जब वो म्यूटेशंस करता है, तो 2 हिट म्यूटेशन होता है। 2 हिट म्यूटेशन होने के बाद ही यह इनएक्टिव होता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। ऐसे केस में रेटिना का कैंसर होता है। अगर एक आर्म म्यूटेशन होता है, इसके बाद भी ये काम करता रहता है, सिंगल हिट म्यूटेशन के बाद भी ये काम करता रहता है, और नो रेटिना कैंसर, रेटिना का कैंसर नहीं होता रहता है, क्योंकि उस समय भी पीआरबी जीन क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। दूसरी बात हम बात करें, यहां पे भी वही बातें बताई गई हैं आपको, है आप देख सकते हैं। सिंगल हिट म्यूटेशंस, एक नॉर्मल पीआरबी जीन्स है, एक आर्म के अंदर सिंगल हिट म्यूटेशंस किया गया, आप देख सकते हो, सिंगल हिट म्यूटेशन, सिंगल एलील म्यूटेशंस किया, और फंक्शन में देखा गया पीआरबी जीन्स क्या होता है, फंक्शनल है, फंक्शनल पीआरबी जीन। अभी भी पीआरबी जीन एक्टिव है और वह ट्यूमर को रोक रहा है। तो आप देखो, इनहिबिट द ट्यूमर फॉर्मेशन, रेटिना के कैंसर को ये रोकता है, रेटिना के कैंसर को ये रोकता है। और जब इसके अंदर 2 हिट म्यूटेशंस करते हैं, नॉर्मल पीआरबी जीन के अंदर देखिए दोनों एलील में हमने म्यूटेशंस कर दिया, बोथ एलील के अंदर क्या कर दिया, म्यूटेशंस कर दिया। तो हमने देखा क्या, नॉन फंक्शनल पीआरबी जीन्स यानी इनएक्टिव पीआरबी जीन्स हो जाता है। और पीआरबी जीन्स अगर इनएक्टिव हो गया तो यह क्या करेगा, अब ट्यूमर को रोक नहीं पाएगा, ट्यूमर के फॉर्मेशन को, और रेटिना का कैंसर हो जाता है। देखिए, कैंसर ऑफ रेटिना टेक्स प्लेस। इसका मतलब 2 हिट म्यूटेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 हिट म्यूटेशंस यहां होता रहता है पीआरबी जीन के साथ। जब उसको अगर एक आर्म के, अब यही बात समझना है, अगर एक आर्म में म्यूटेशंस किया गया, एक एलील के म्यूटेशन किया गया और पीआरबी जीन काम करना बंद कर दे, तो उसे बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। लेकिन यहां पे सिंगल आर्म म्यूटेशन करने में, सिंगल एलील म्यूटेशन करने के बाद भी पीआरबी जीन काम कर रहा है और रेटिना के ट्यूमर को रोक रहा है। लेकिन जब दोनों आर्म म्यूटेशंस करते हैं, दोनों आर्म म्यूटेशंस करते हैं और इसके बाद रेटिना ट्यूमर सप्रेसर जीन जो आपका है पीआरबी जीन काम करना बंद करता है और रेटिना कैंसर होता है, तो ऐसे टाइम में पीआरबी जीन्स को हम बोलते हैं, पीआरबी जीन्स के अंदर जो म्यूटेशंस हो रहा है, ऐसे म्यूटेशंस को कहते हैं रिसेसिव म्यूटेशन। रिसेसिव म्यूटेशंस, ये पॉइंट याद रखिएगा, रिसेसिव म्यूटेशन भी कहता है। 2 हिट म्यूटेशन और रिसेसिव म्यूटेशन भी पीआरबी जीन में होता है। अगर सिंगल आर्म में म्यूटेशन होता और पीआरबी जीन काम करना बंद कर देता, तो उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पे दोनों आर्म में म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं कि रिसेसिव म्यूटेशन होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे 2 बात यहां इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जानेंगे स्पोरेडिक और नॉन इनहेरिटेड रेटिना कैंसर और फेमिलियर और इनहेरिटेड डिजीज रेटिना कैंसर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसा कि हमने बताया कि 99% जो कैंसर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेरी बात है, ध्यान सुनिए कि 99% जो कैंसर होता है दे आर द नॉन इनहेरिटेड और स्पोरेडिक इन नेचर होता है। ऐसा नहीं कि पिता में कैंसर है कि जीन पाया जा रहे हैं या कैंसर हो गया है उसके पुत्र में ट्रांसफर होगा। जनरली ये क्या होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। याद रखिएगा, कैंसर कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। 1% क्या होता है, जर्मिनल सेल में होने के चांसेस रहते हैं। साथ साथ जब 99% कैंसर जो होता है कि नॉन इनहेरिटेड है, स्पोरेडिक नेचर का है, लाइफ के किसी फेज में अगर कोई जीन म्यूटेट हो गया, प्रोटोऑन जीन म्यूटेट होकर के ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, या ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशंस हो गया और
सेल के अंदर सेल कैंसरस हो गई, अनकंट्रोल्ड सेल। तो लाइफ के किसी इवेंट में ऐसा हो सकता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा के केस में पहली बार देखा गया कि रेटिना कैंसर इनहेरिटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पोरेडिक और नॉन इनहेरिटेड की मैं बात करूँ तो, या फेमिलियर या इनहेरिटेड रेटिना की बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है, देखिए सोमैटिक। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत होती है कि सोमैटिक PRB जीन इन द रेटिना। मेरी बात करने का मतलब कि मैंने आपको बताया कि नॉन इनहेरिटेड है तो वह कहाँ बेसिकली होता है, सोमैटिक सेल के होता है, लाइफ के किसी भी फेज में और म्यूटेशन। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 2 हिट म्यूटेशंस होता रहता है और यहाँ सोमैटिक सेल के अंदर PRB जीन म्यूटेट हो जाता है और रेटिना का कैंसर होता रहता है। यूजुअली अकर इन द ओनली वन आइज, एक आइज में होता रहता है। और ये देखा गया है कि स्पोरेडिक नॉन इनहेरिटेड रेटिना का कैंसर क्या होता है, लाइफ में किसी भी इवेंट्स में हो सकता है। और 60% केसेस में अगर ऐसा हमने देखा गया है कि स्पोरेडिक केसेस ज़्यादा हमको देखने को मिला है। जब हम बात करते हैं फेमिलियल और इनहेरिटेड कि रेटिना कैंसर इनहेरिटेड भी हो सकता है, तो वहाँ देखा गया कि ऑलरेडी पिता के अंदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता के अंदर एक जीन म्यूटेट है, एक एलील म्यूटेट है, और लेकिन फिर भी वहाँ पे वो क्या है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अगली जनरेशन में जाता है, चिल्ड्रन में जब जाता है तो दोनों एलील म्यूटेट हो जाते हैं। मैंने बताया है कि PRB जीन काम करना तब बंद करेगा जब 2 हिट म्यूटेशन होगा, दोनों एलील में म्यूटेशन हो जाए। पिता में एक एलील म्यूटेट हो गया फिर भी PRB जीन काम कर रहा है तो पिता के अंदर तो कैंसर नहीं होता है। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, चिल्ड्रन के पास जाता है, तो एक म्यूटेशन और हो जाता है। एक म्यूटेशन तो पहले से पिता से लेके आया है और एक म्यूटेशन उसके अंदर और हो गया। जब सेकेंड म्यूटेशन हो गया, 2 हिट म्यूटेशन हो गया, तो उस चिल्ड्रन को क्या हो जाता है, रेटिना का कैंसर हो जाता है। इसका मतलब कि पिता में एक जीन म्यूटेशन था फिर भी PRB जीन काम कर रहा था, उसको रेटिना कैंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट जनरेशन में गया तो सेकेंड जो एलील है वो भी म्यूटेट हो गया। अब दोनों एलील म्यूटेट हो गए, एक पिता से प्राप्त किया, एक और इसके चिल्ड्रन में हो गया। तो जब दोनों एलील म्यूटेट हो गए तो रेटिना का जीन PRB जीन काम करना बंद कर दिया, ट्यूमर को रोकना बंद कर दिया, उस बच्चे के अंदर रेटिना का कैंसर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन इनहेरिट वन एलील म्यूटेटेड, चिल्ड्रन इनहेरिट 1 एलील म्यूटेटेड, मतलब चिल्ड्रन के पास एक पिता से प्राप्त जीन का एलील है, रेटिना PRB जीन का जो म्यूटेटेड है, और PRB एलील म्यूटेटेड, पिता से एक एलील पाया रहा है। चिल्ड्रन इनहेरिट 1 PRB एलील म्यूटेटेड, एक PRB एलील ऑलरेडी पहले से पिता से प्राप्त करता है म्यूटेटेड फॉर्म में, और यह बेसिकली क्या होता है, बोथ आई ऑफ द रेटिना। जब ये होता है तो दोनों आइज में होता है। तो बात समझने की बात करिएगा। इनहेरिटेड रेटिना कैंसर, मैंने आपको बताया कि पिता के अंदर एक एलील म्यूटेट था, नेक्स्ट जनरेशन में गया, पुत्र के अंदर दूसरा एलील भी म्यूटेट हो गया। अब दोनों म्यूटेट हो गए तो PRB जीन काम करना बंद कर दिया, उस पुत्र के अंदर क्या होगा, रेटिना का कैंसर हो गया। ये 40% केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है। जनरली जो रेटिना का कैंसर जो होता है यह बच्चे में 1 से 3 साल के अंदर इनहेरिटेड डिजीज दिखने लगती है। तो अगर हम बात करें यहां पे इस बात को अच्छे से समझाया हमने है, और आप देखेंगे यहां पे आप देख सकते हैं फेमिलियल और इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा, और यहां हमने बताया आपको है स्पोरेडिक और नॉन इनहेरिटेड रेटिना का कैंसर। तो दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पे देखो फादर है, फादर के अंदर नॉर्मल PRB जीन है, नॉर्मल PRB जीन था, और ये नेक्स्ट जनरेशन में गया, इस बच्चे के अंदर ये भी क्या है, नॉर्मल PRB जीन है। नेक्स्ट जनरेशन में जो चिल्ड्रन है उसके पास भी नॉर्मल PRB जीन होता है। अब इसके अंदर 2 हिट म्यूटेशंस होता है। मैंने कहा बाई चांस दोनों आर्म में दोनों एलील म्यूटेट कर जाए, दोनों एलील के अंदर क्या हो जाए, both allele of PRB genes mutated, दोनों
एलील के अंदर म्यूटेशन हो जाए। ऐसे टाइम में क्या होगा, नॉन फंक्शनल पीआरबी जीन हो जाएगा। नॉन फंक्शनल, मैंने आपको बताया पहले ही है, अगर दोनों आर में म्यूटेशन हो गया तो नॉन फंक्शनल पीआरबी जीन हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में रेटिना का कैंसर होने की संभावना रहेगी। रेटिना का कैंसर हो जाएगा, रेटिना का कैंसर आपको हो जाएगा। तो आपने देखा पिता के अंदर नॉर्मल है जीन, पुत्र के अंदर भी नॉर्मल जीन ट्रांसफर हुआ, लेकिन इस पुत्र के अंदर टू हिट एक्वायर्ड म्यूटेशन, एक टर्म देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हिट एक्वायर्ड म्यूटेशन, एक्वायर्ड म्यूटेशन और इनहेरिटेड म्यूटेशन। एक्वायर्ड म्यूटेशन का मतलब प्राप्त किया, उस बच्चे के अंदर बाय एनी वे, किसी भी कारण से दोनों एलील म्यूटेट हो गए, टू हिट एक्वायर्ड म्यूटेशन, और पीआरबी जीन काम करना बंद कर दिया और इसको रेटिना का कैंसर हो गया। तो यह क्या है, बाई चांस हुआ, पिता से उसको प्राप्त ऐसा नहीं हुआ है। इसे बोलते हैं स्पोरेडिक या कहते हैं नॉन इनहेरिटेड कैंसर। बल्कि इस तरह का कैंसर जो होता है यह नेचर के अंदर या कहते हैं ज़्यादातर 60% चांसेस होते रहते हैं। मैंने कहा नॉन इनहेरिटेड कैंसर ज़्यादा होते हैं इस केस के अंदर, आप देखोगे, और ये चांस होते रहते हैं। वहीं पे जब इनहेरिटेड रेटिना कैंसर के अंदर स्टडी किया गया तो देखा क्या गया, उसके अंदर ऑलरेडी इनहेरिटेड म्यूटेशंस की बात कर रहा है। कहता है, ये बात समझिए, ये फादर है, फादर के अंदर देखिए एक एलील ऑलरेडी म्यूटेटेड है। अगर मैं बात करूं यहां मैं बात करूं तो यहां पे हम देख सकते हैं, देखो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पिता के अंदर देखिए एक एलील म्यूटेटेड है, एक एलील म्यूटेट है फादर के अंदर, और फर्स्ट हिट इनहेरिटेड म्यूटेशन। देखो ये बात कह रहा है कि अब चिल्ड्रन में जब हम गए तो सेकेंड हिट एक्वायर्ड म्यूटेशन, मतलब क्या हुआ, पिता में एक एलील म्यूटेट था और नेक्स्ट जनरेशन में गया पुत्र के अंदर, उसके अंदर ये सेकेंड वाला जो आपका है ये वाला भी क्या हो गया, एक्वायर्ड म्यूटेशन। सेकेंड एलील के अंदर भी ये म्यूटेशंस कर लिया, एक तो पिता से म्यूटेटेड था और जब नेक्स्ट जनरेशन में गया तो सेकेंड एलील भी क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो एक तो उसने क्या किया, पिता से क्या किया, इनहेरिटेड पाया। देखो याद रखिएगा, एक पिता से इनहेरिटेड एलील पाया, यह इनहेरिटेड म्यूटेशन है ये वाला, और सेकेंड वाले में बाई चांस उस सेकेंड एलील के अंदर म्यूटेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड म्यूटेशन। देखो एक क्या रखिए, एक इनहेरिटेड म्यूटेशन होता है, एक एक्वायर्ड म्यूटेशन। इनहेरिटेड चिल्ड्रन कहाँ से पा रहा है, पिता से पा रहा है, और इनहेरिटेड, और एक्वायर्ड कौन कर रहा है, सेकंड अपना एक्वायर्ड कर रहा है, बाई चांस सेकंड वाला म्यूटेशन है। जब दोनों म्यूटेशन हो जाए, एक इनहेरिटेड और एक एक्वायर्ड, इसे कहते हैं टू हिट म्यूटेशन। देखो अब दोनों म्यूटेशन हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पीआरबी जीन क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और अगर ये नॉन फंक्शनल पीआरबी जीन हो गया तो क्या होगा, इनहेरिटेड रेटिना का कैंसर होने के चांस होगा, इनहेरिटेड रेटिना का कैंसर होने के चांसेस होगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप कि इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर क्या होता है और स्पोरेडिक नॉन इनहेरिटेड रेटिना का कैंसर क्या होता है। इसमें एक इनहेरिटेड म्यूटेशन होता है और एक एक्वायर्ड म्यूटेशन होता है, दोनों मिला करके टू हिट म्यूटेशन कहा जाता है। यहां पे देखिए टू हिट म्यूटेशन दोनों एक्वायर्ड, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों ही एक्वायर्ड म्यूटेशन है। चिल्ड्रन के अंदर दोनों जीन म्यूटेट हो जाते हैं और एक्वायर्ड मींस प्राप्त करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगल हिट म्यूटेशन, डबल हिट म्यूटेशन। इनहेरिटेड म्यूटेशन का मतलब जो पिता से प्राप्त किया गया, एक्वायर्ड का मतलब क्या, उसके अंदर बाय द वे होता रहता है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए इन दोनों के बीच में, फेमिलियर और इसके आगे। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि पीआरबी जीन्स के अंदर यह कैसे नॉन फंक्शनल हो जाता रहता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि पीआरबी जीन्स बेसिकली क्या है, जैसे नॉर्मल पीआरबी जीन्स, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, एक नॉर्मल पीआरबी प्रोटीन्स है और यह एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। और देखा गया है कि नॉर्मल कंडीशन में पीआरबी प्रोटीन्स जो होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका नाम है E2F, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है E2F,
इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड की रहती है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड की रहती है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में पीआरबी प्रोटीन्स क्या होती है, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड की रहती है और इसको क्या करती है, होल्ड की रहती है। और ऐसी कंडीशन में जब यह इसके ऊपर देखिए फास्फेट लगा, पीआरबी जीन्स क्या होता है, फास्फोराइलेटेड। देखो ये पॉइंट समझना हमको इंपॉर्टेंट है कि यह पीआरबी प्रोटीन्स जो होती है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन होती है पीआरबी प्रोटीन्स, और अनफॉस्फोराइलेटेड पीआरबी प्रोटीन। इसका मतलब कह रहा है जब पीआरबी प्रोटीन्स जो हो अनफॉस्फोराइलेटेड हो या हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड का मतलब जब फॉस्फेट कम नंबर में जुड़े हो इसके ऊपर, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड। यह इस समय हाइपोफॉस्फोराइलेटेड पीआरबी प्रोटीन्स है। अगर ऐसी कंडीशन में यह क्या करता है, E2F से बाइंड करता है और उसको होल्ड किए रहता है और उसको रिलीज नहीं करता है, टाइटली बाउंड कहता है, टाइटली बाउंड टू द E2F फैक्टर। E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो पीआरबी जीन से बाइंड रहता है। इस सिचुएशन में जब पीआरबी प्रोटीन्स अनफॉस्फोराइलेटेड होता है या हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होता है तो टाइटली बाउंड क्या रहता है, E2F को रिलीज नहीं करता है। जब यह रिलीज नहीं होगा तो यह जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। किसका जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है, ऐसी सिचुएशन में नो जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन E एंड CDK2। याद रखिएगा साइक्लिन A और CDK2 जीन का ट्रांसक्रिप्शन ये E2F नहीं कर पाता है, क्योंकि E2F क्या है, टाइटली बाउंड हो जाता है पीआरबी प्रोटीन से और ये रिलीज नहीं होता है, प्रमोटर पे जाके बाइंड नहीं करता है और साइक्लिन और CDK2 जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है। यह क्या होते हैं, लेट जीवन। याद रखिएगा सेल साइकिल में आप पढ़े हैं कि साइक्लिन और CDK2 क्या है, एक लेट जीवन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, इसे बोलते हैं CDK2, और साइक्लिन E प्रोटीन्स जो रेगुलेट करता है लेट जीवन की प्रोटीन होती है, लेट जीवन फेज को कंट्रोल करता रहता है। तो यह लेट जीवन को जीवन फेज को एस फेज में ट्रांजिशन कराता है। याद रखिएगा ये क्या करता है, यह जो CDK2 और साइक्लिन E क्या कराता है, यह जीवन फेज से एस फेज में क्या करता है, ट्रांजिशंस करता है। याद रखिएगा ट्रांसफर करता है, लेट जीवन को ट्रांसफर करता है, सेल साइकिल की प्रोग्रेस कराता है जीवन से एस फेज में। वहां पे इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पाता है क्योंकि E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको कौन टाइटली बाउंड किया है, पीआरबी प्रोटीन। पीआरबी प्रोटीन जब तक रिलीज नहीं करेगा, इसको वहां से रिलीज नहीं होगा तब तक इंजिनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। अगर इंजिनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा तो यह सेल साइकिल को प्रोग्रेस नहीं कराएंगे, सेल साइकिल जीवन से एस फेज में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अनकंट्रोल सेल डिवीजन, सेल प्रोलिफरेशन को रोकता है। नो ट्यूमर फॉर्मेशंस ऑफ द रेटिना टेक्स प्लेस। ऐसे कंडीशन में वह क्या करता है, रेटिना को कैंसर को नहीं होने देता है, यह ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। तो यह सेल को प्रोग्रेस से रोक देता है जीवन से एस फेज में। अब इस बात को हम समझेंगे। देखो यहां सेकेंड केस में क्या होता है, अब सेकेंड केस में, पहली केस तो हुआ कि जब अनफॉस्फोराइलेटेड पीआरबी प्रोटीन थी या हाइपोफॉस्फोराइलेटेड थी तो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को टाइटली बाउंड करती है और उसको रिलीज नहीं करती है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F रिलीज नहीं होता है, प्रमोटर से जाके बाइंड नहीं कर पाता है और साइक्लिन आपका जो जीन होता है जिसे मैं बोलता हूं साइक्लिन E और CDK2 को ट्रांसक्राइब नहीं करा पाता है और सेल को प्रोग्रेस को रोक देता है जीवन से एस के फेज में। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है कि साइक्लिन CDK4 और CDK6 और साइक्लिन D जो अर्ली जीवन फेज का साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है, रेगुलेटरी पॉइंट, रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होती हैं जो अर्ली जीवन फेज में होती है CDK4 और CDK6 और साइक्लिन D होती हैं। तो यह प्रोटीन्स क्या करती हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट जो काइनेजेस होता है, अब ये करता क्या है, इस केस में अर्ली जीवन के फेज में CDK4 CDK6 साइक्लिन D कॉजेस फास्फोराइलेशन ऑफ पीआरबी जीन्स, पीआरबी प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर देता है। अर्ली फेज का साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK4 CDK6 और साइक्लिन
डी, यह क्या करता है, पीआरबी जीन का फास्फोराइलेशन कर देता है, पीआरबी प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर देता है। फास्फोराइलेशन करने की वजह से क्या होता है, अगर आप देखोगे इसका क्या कर देता है, फास्फोराइलेशन करता है, फास्फोराइलेशन ऑफ पीआरबी प्रोटीन्स। अब देखो यहां पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया, फॉस्फेट को ऐड कर दिया, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर फास्फोराइलेशन ऑफ पीआरबी प्रोटीन्स। मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन में क्या था कि पीआरबी प्रोटीन जो थी अनफॉस्फोराइलेटेड थी और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड थी, उसके ऊपर कम फॉस्फेट लगा हुआ था, तो E2F को टाइटली बाउंड क्यों थी। इस बार पीछे से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK4 और साइक्लिन डी जो अर्ली जीवन फेज का CDK है, वह क्या करता है, पीआरबी प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करता है और हाइपर फास्फोराइलेशन करता है। इतना फॉस्फेट ऐड कर देता है कि यह किस कंडीशन में आ जाता है, हाइपर फास्फोराइलेटेड, बहुत ज्यादा फॉस्फेट को ऐड कर देता है। जब हाइपर फास्फोराइलेटेड पीआरबी प्रोटीन हो जाती है, ऐसी कंडीशन में E2F रिलीज हो जाता है, यह होल्ड नहीं कर पाता है, यह बाइंड नहीं कर पाता है E2F को, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है E2F को, और E2F जब फ्री हो जाएगा ऐसी कंडीशन में देखो रिजल्ट्स E2F रिलीज फ्रॉम द पीआरबी प्रोटीन्स। जब हाइपर फास्फोराइलेशन पीआरबी प्रोटीन का होता है तो E2F इससे रिलीज हो जाता है, या इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से E2F रिलीज हो जाता है। E2F क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ जाता है, प्रमोटर से जाके बाइंड करता है और डीएनए के ऊपर, और यहाँ साइक्लिन E एंड CDK2 जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। इन जीनों का क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन करा देता है साइक्लिन और CDK2 का। तो यहां पे देखोगे साइक्लिन और CDK2 का ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये कौन सी है, लेट जीवन फेज की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स होती हैं, और जो क्या करती हैं, जीवन को एस फेज में ट्रांजिशन करते हैं। रिजल्ट्स क्या होगा, साइक्लिन E एंड CDK2 ऑफ द लेट जीवन प्रोग्रेस फ्रॉम जीवन टू एस फेज सेल साइकिल को जीवन से एस फेज में ट्रांसफर कर देती हैं, सेल साइकिल को जीवन से एस फेज में ट्रांसफर होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि E2F क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यह किसको ट्रांसक्रिप्शन को प्रोग्रेस करता है, साइक्लिन और CDK2। साइक्लिन और CDK2 किस फेज की प्रोटीन है, तो लेट जीवन फेज की रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो जीवन फेज को एस फेज में ट्रांसफर करती रहती है। यदि E2F पीआरबी प्रोटीन से कब रिलीज होता है, तो याद रखिएगा हाइपर फास्फोराइलेशन कंडीशन में। जब पीआरबी प्रोटीन्स के ऊपर बहुत सारे फास्फेट जुड़ जाते हैं, इसका हाइपर फास्फोराइलेशन होता है। फास्फोराइलेशन किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा अर्ली जीवन का जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है CDK4 और CDK6 साइक्लिन डी, ये क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता रहता है। इस तरह से देखेंगे E2F वाला भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। तो ये आपने देखा, देखो वही बात यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे अर्ली जीवन फेज, यहां पे CDK4 और CDK6 साइक्लिन डी, ये अर्ली जीवन की रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। ये जीवन फेज है, ये एस फेज है, ये G2 फेज है और M फेज है। जैसा कि आपको पता है साइक्लिन बी क्या होता है, M फेज में होता है, और S फेज में साइक्लिन ए और CDK2 रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। अर्ली जीवन के अंदर CDK4 और CDK6 साइक्लिन डी होती है, और लेट जीवन के अंदर क्या होता है, साइक्लिन E और CDK2 होती है। तो हम देखते हैं कैसे ये रेगुलेट करती हैं कि जीवन फेज से एस फेज के अंदर ये ट्रांसफर कैसे होता है। अभी हम यहाँ पे स्टडी जो कर रहे हैं, कैसे जीवन से एस फेज के अंदर सेल साइकिल प्रोग्रेस करती है, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस तरह इस प्रोग्रेस को करने में हेल्प करता है। सबसे मैंने बताया अर्ली जीवन में CDK4 और CDK6 साइक्लिन डी क्या करता है, फास्फोराइलेशन कर देता है, हाइपर फास्फोराइलेशन कर देता है पीआरबी प्रोटीन्स का। पीआरबी प्रोटीन्स का हाइपर फास्फोराइलेशन होते ही पीआरबी जीन क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, और E2F क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ से रिलीज होने के बाद E2F क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। यह एक्टिवेट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन किसका, लेट जीवन के अंदर साइक्लिन और CDK2 को,
और लेट जीवन का साइक्लिन या सीडीके का ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद यह प्रोग्रेस करा देता है किसको, जीवन से एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये बात भी आपको जाने होता है। अब एक केस याद रखिएगा, ह्यूमन इस केस को ध्यान रखेंगे आप, ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस। ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस जो होता है यह फॉर्म करता है E6 एंड E7 प्रोटीन्स। यह जो एक ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस कौन सा कैंसर कॉज करता रहता है, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। HPV ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस जो होता है यह एक जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता रहता है। और आप देखोगे यह दो प्रोटीनों को फॉर्म करता है E6 एंड E7, जिसमें E7 प्रोटीन्स जो होती है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा रहता है। E7 प्रोटीन्स जो होती है, E7 प्रोटीन यह बाइंड टू PRB प्रोटीन्स, यह PRB जीन से बाइंड करती है, PRB प्रोटीन से बाइंड करती है और इसको इनएक्टिव बना देती है। याद रखिएगा बार बार पूछता है। और E6 जो होता है यह बाइंड करता है P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन से और इसको इनएक्टिव कर देता है। CSIR में पूछा है, गेट में भी पूछा है कि ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस दो प्रोटीन बनाता है E6 और E7, जिनमें E7 प्रोटीन जब PRB प्रोटीन से बाइंड कर जाती है, उसको इनएक्टिव कर देती है, तो रेटिना का कैंसर होने के चांस रहता है। तब उस समय जो कैंसर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यह PRB प्रोटीन को इनएक्टिव कर देती है, ये ध्यान रखना आपको है। वैसे ही E6 प्रोटीन ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस जो बनाता है वह P53 से बाइंड करती है, उसको इनएक्टिव कर देती रहती है। और ये कौन सा कैंसर का काज करता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता रहता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक बार एग्जाम में पूछा है कि ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस की E7 प्रोटीन किसको इनएक्टिवेट करती है, तो PRB प्रोटीन्स को, और E6 प्रोटीन P53 से बाइंड करती है, इसको इनएक्टिवेट करती है। तो दोनों ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता रहता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखो यहां पे हमको ये समझना है कि ट्यूमर एसोसिएटेड विद द PRB जीन्स, PRB जीन्स से रिलेटेड और कौन कौन से कैंसर होते हैं। अभी तो अपने रेटिना कैंसर देखा, इसके द्वारा मेनली जो कैंसर होता है कैंसर ऑफ द रेटिना, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिना का कैंसर होता रहता है। लेकिन कुछ अदर कैंसर भी इससे होते रहते हैं, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर। ये जो कैंसर्स होते हैं ये भी PRB जीन के अंदर म्यूटेशन होने के बाद और भी हो सकते हैं, कई सारे कैंसर हो सकते हैं। तो हमने रेटिना कैंसर के बारे में बात किया, ये कुछ और रिलेटेड कैंसर होते हैं। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस दो प्रोटीन्स बनाता है, E6 और E7। E6 प्रोटीन जो होता है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 से बाइंड करता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। और E7 प्रोटीन्स जो होती है उसकी, वह रेटिनोब्लास्टोमा PRB प्रोटीन से बाइंड करता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। और ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस किसको करता है, सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता रहता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर्स में देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि सारी पॉइंट्स को हमने आपसे बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर होता है। ये जो जितने भी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, PRB जीन्स क्या होता है, PRB प्रोटीन्स के अंदर कैसा म्यूटेशन होता है, 2 हिट म्यूटेशंस क्या होता है, रिसेसिव म्यूटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शंस क्या होता है, और स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है, फेमिलियर डिजीज क्या होती है। और साथ साथ हम लोगों ने कई सारी चीज देख लिया कि E2 ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होता रहता है और किस तरह से ये रिलीज होता है और सेल साइकिल को कंट्रोल करता रहता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।